प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 की जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो इसका भावार्थ समझा रही हूँ। तो भावार्थ समझाने से पहले इसे जिसने लिखा है वो हैं त्रिलोचन जी। और त्रिलोचन जी का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और 20 अगस्त 1917 सुल्तानपुर में। और इनकी जो लिखने की जो भाषा थी वो हिंदी थी और इन्होंने कविता और कहानी दोनों विधाओं में अपनी कविताएं लिखी। और जो इनकी कविता संग्रह हैं वो हैं धरती, तिंगत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, अर्धान, उस जनपद का कवि हूँ, फूल नाम है एक, अनकही भी कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, सबका अपना आकाश अमूला। ये सब उनकी कविता संग्रह थे। और कहानी संग्रह देशकाल, और जो डायरी थी वो दैनंदिनी। संपादन इन्होंने किया था मुक्तिबोध की कविताएं, मानक, अंग्रेजी हिंदी कोश का भी इन्होंने संपादन किया था। और इनके साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2007 गाजियाबाद में हुई थी। जो ये कविता है आपकी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसमें इन्होंने एक ऐसी अनपढ़ एक गांव की लड़की है चंपा, उसके माध्यम से उन्होंने जो अनपढ़ लड़कियां होती हैं उनकी मनः स्थिति का वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने जो आर्थिक मजबूरियों से चलते जो घर टूटते हैं काबिन, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। क्योंकि जो काव्य नायिका है वो चंपा अनजाने ही शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में एक अनजान खतरा है। वो पढ़े लिखे लोगों को अच्छा नहीं मानती है। वो कहती है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं, जिससे घर टूट जाते हैं, इसलिए वो पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानती। तो वो कह रही है कि वह पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं समझती है और वो कागज़ों पर लिखे हुए अक्षरों को जो अक्षर होते हैं उनसे जो आवाज़ निकलती है उनको देखकर चंपा को हैरानी होती। और वो कहती है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना परिवार के टूटने का कारण होता है, क्योंकि लोग अपने गाँव को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर पैसे कमाने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं और उनके जो माता पिता होते हैं, जो उनका परिवार होता है, वह अकेले रह जाता है। तो यहाँ पर जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, देखिए उसमें चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, इस काले चिन्हों से कैसी ये सब स्वर निकला करते हैं। तो अक्षर का मतलब होता है अक्षर और चिन्हती का मतलब पहचानती है। अचरज आश्चर्य, चिन्हों मतलब अक्षरों, निशानों, स्वर का मतलब सूर्य या ध्वनि। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं कि जब मैं कब्र में, जो चंपा है वह एक अनपढ़ लड़की है और वह पढ़ना लिखना नहीं जानती है, वह उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो वह मेरे पास आ जाती है। जो चंपा है उसी के शायद पास में ही रहती होगी या कहीं आसपास की कोई लड़की होगी। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो वो चंपा मेरे पास आ जाती है और जो मैं पढ़ता हूँ उन्हें खड़ी खड़ी चुपचाप होकर सुनती है। और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मैं पढ़ता हूँ उन काले अक्षरों से यह ध्वनि कैसे निकला करती है। यह देखकर चंपा को हैरानी होती है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो
उसे यह आश्चर्य होता है कि जो काले शब्द हैं, इन शब्दों से यह स्वर और यह सुर और यह ध्वनि कैसे निकल जाती है, उसे इस पर आश्चर्य होता है, क्योंकि वह स्वयं तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे ये पता नहीं है कि कैसे यह सब कुछ होता है। तो यहाँ पर फिर है अगला, वो कह रहे हैं कि अगला है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाता है। तो जो चंपा है वो उसके जो पिता हैं वह उनका नाम सुंदर है और वह एक ग्वाला है। चंपा स्वयं चरवाहा का काम करती है। चरवाहा मतलब जो जानवरों को घास चराने के लिए ले जाते हैं, तो उन्हें चरवाहा। उसे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। कभी फिर वो कह रहे हैं, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वो कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज़ गायब परेशान हो जाता हूँ। तो कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तब चंपा मेरी जो पेन है, जो चंपा है वह नटखट है, चंचल है, और वो मेरे पास आके उधम मतलब वो क्या करती है, शोर शराबा करती है, और नटखट शरारती है। नटखट का मतलब शरारती, तो वह नटखट भी है, शरारती है, और मेरे घर आकर उधम बाजी करती है, चंचलता करती है। और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तब चंपा मेरी कलम को चुरा देती है। और जैसे जैसे मैं अपनी कलम को ढूंढ ढांढ के लाता हूँ, जब वापस आता हूँ तो वह मेरा जो लिखने का कागज़ है वह गायब हो जाता है। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वह जब भी लिखने के लिए बैठते हैं कवि, तो वह उनकी जो पठन सामग्री है उनको इधर उधर कर देती है। फिर है, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। वो जब मेरे पास आती है तो वह मेरे से प्रश्न पूछती है कि क्या यह जो तुम लिखने का काम करते हो, कागज गोदना का मतलब हुआ कागज मतलब कागज, गोदना मतलब जो चित्रों को किसी कागज पर उकेरना, लिखना, कला, और हारे गाड़े काम सरेगा का मतलब कि अनुसार कठिनाई के समय काम आने वाला। तो वह कहते हैं कि जब मैं बैठता हूँ वहाँ पर तो वह मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि तुम दिन भर इन कागज़ों पर क्या लिखा करते हो, क्या तुम्हें यह काम अच्छा लगता है? जब वह मुझसे प्रश्न करती है तो मुझे उस पर हंसी आ जाती है और चंपा चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती है कि मैं उस प्रश्न का उससे क्या उत्तर दूंगा। फिर वो उसे समझाते हैं कि वो कहते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वह फिर क्या कहते हैं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस समय चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। और जब उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि तुम दिन भर इन कागज़ों पर क्या लिखा करते हो, क्या तुम्हें यह काम अच्छा लगता है, तो यह प्रश्न करके वह चुपचाप मेरे प्रश्न का कि मैं क्या उत्तर देता हूँ यह सुनने के लिए कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो गई। फिर मैंने उससे कहा चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, यह पढ़ना लिखना अच्छा है और मुसीबत के समय तुम्हारे, कठिनाई के समय तुम्हारे काम आएगा। और जो महात्मा गांधी थे वह भी चाहते थे कि समाज में सभी लोग पढ़े लिखे हों और तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वो पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो वो कह रही है चंपा, जब मैंने चंपा से ऐसा कहा तो चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो वह ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि पढ़ना लिखना अच्छा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। तो जब उससे कहते हैं कि तुम पढ़ना लिखना सीख लो, तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचती है कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो गांधी बाबा यह बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि पढ़ना लिखना अच्छा है, तो यह तुम्हारी बात है बिल्कुल झूठी है, वह ऐसा नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि वो गांधी जी क्या करते हैं, हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं और परिवारों को तोड़ने की बात वह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो फिर मैंने उसको, कवि कह रहे हैं कि मैंने उसे फिर दूसरे तरह से समझाने का प्रयास किया। मैंने उससे कहा, चंपा पढ़ना लिखना अच्छी बात है, तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए और तुम्हें भी पढ़ना लिखना आना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा विवाह होगा, गौने, गौने का मतलब होता है विवाह के पश्चात जब दूसरी बार ससुराल जाना, गौना कहते हैं। बालम का मतलब पति, संदेशा संदेश या समाचार। तो फिर मैंने उसको समझाया, कवि ने चंपा को समझाया और मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारा विवाह होगा, तुम विवाह के बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल जाओगी, तो कुछ दिन तक तुम्हारा जो बालम है, बालम का मतलब पति, तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वह कलकत्ता चला जाएगा, क्योंकि उसका कलकत्ता पर उसका, क्योंकि वो नौकरी करता होगा, धन कमाने के लिए कलकत्ता गया होगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि वह कलकत्ता चला जाएगा धन कमाने, नौकरी करने के लिए। तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। और जो कलकत्ता है वह बहुत दूर है, वहाँ तुम्हें अपने पति को संदेशा भेजना पड़ेगा, तो कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसे अपने हाल समाचार, अपने हाल चाल बताओगी, कैसे संदेश दोगी और कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और तुम्हारे लिए वो जो पत्र लिखेगा उन पत्रों को तुम कैसे पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना अच्छी बात है। फिर चंपा कहती है, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। यहाँ पर झूठे का मतलब है जो झूठ बोलता हो, बालम का पति, और कलकत्ते पर बजर गिरे का मतलब है कलकत्ता एक शहर का नाम है, और वो कह रही है कि उस पर ऐसी प्राकृतिक आपदा पड़े कि कलकत्ता समाप्त हो जाए। तो जो चंपा है वो कवि को झूठा बता रही है और कह रही है, हाय राम तुम इतने झूठे हो, पढ़े लिखने, इतना पढ़ लिख के भी तुम झूठी बातें करते हो और तुम मुझसे छल कपट की बातें करते हो। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति समझा था, परंतु तुम पढ़ी लिखी हुई बातें नहीं करते हो और मैं तुम्हारी बातों पर आने वाली नहीं हूँ। और वो कह रहे हैं कि, वो कहती है, मैं तो ब्याह नहीं करूँगी, पहले तो मैं ब्याह ही नहीं करूँगी, पहली बात यह है कि मैं विवाह नहीं करूँगी, और अगर मैं विवाह कर भी लूँगी तो मैं उसे कलकत्ता नहीं जाने दूँगी और मैं उसे अपने पास ही रखूँगी, और ऐसे में चिट्ठी पत्री पढ़ने की कोई बात ही नहीं होगी, ये सब बातें व्यर्थ हो जाएंगी, और कलकत्ता का नाम तो तुम लेना भी मत, क्योंकि उस पर तो क्या गिरे, वज्र गिरे और उसका सत्यानाश हो जाए। तो कह रही है, सत्यानाश का मतलब पूरी तरह वो कलकत्ता शहर समाप्त हो जाए, जिससे कोई भी उस जो अपने परिवार को छोड़कर उस कलकत्ता, उसके दिमाग में यह बात है कि कलकत्ता एक शहर है और जहाँ लोग जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं, अगर वह कलकत्ता शहर ही समाप्त हो जाएगा तो वहाँ लोग कैसे जाएंगे, कैसे परिवार टूटेंगे।